हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक नॉर्मल सरफेस है, एक कोई सरफेस है और वो सरफेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, उस सरफेस पे आके स्ट्राइक करता है, इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो जैसे उस सरफेस से टकराएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो दो कंडीशन हो सकती है। एक होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उस सरफेस से क्रॉस कर जाए यानी ट्रांसमिट कर जाए, और दूसरा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ पोर्शन आपका उस सरफेस से, जिस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर कोई वेव, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है एक सरफेस है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये बेसिकली ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो आपका इधर है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपके पास जो प्लेन है, यानी प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन है, हम मान के चल रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक कर रहा है, वो है जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्लेन पे नॉर्मल इंसिडेंट होगी। ठीक है, 90 डिग्री पे आकर के हिट करेगी इस प्लेन को। तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होगी ट्रांसमिट, एक ट्रांसमिट करेगी वेव और एक आपका रिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं ये है आपका वेव, क्या हुआ, इस प्लेन पे स्ट्राइक किया। जैसे स्ट्राइक करेगा तो इसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट कर जाएगा इस सरफेस से और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है आपके पास ये पूरा पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि पहला मीडियम है और ये वाला जो पोर्शन है ये दूसरा मीडियम है। तो इन दोनों मीडियम को अलग कौन कर रहा है, इन दोनों मीडियम को जो अलग कर रहा है वो ये प्लेन कर रहा है, राइट, एक्स वाई प्लेन। तो इधर का जो है, इधर आपके पास होगा म्यू एप्सिलन, म्यू वन एप्सिलन वन हो सकता है, इधर हो जाएगा म्यू टू एप्सिलन टू, या कहीं कहीं पे म्यू एप्सिलन लेते हैं इस टाइप का मीडियम का जो प्रॉपर्टी है, और इधर लेंगे म्यू डैश एप्सिलन है, जहाँ पे म्यू क्या परमिबिलिटी, एप्सिलन क्या परमिटिविटी है। म्यू और एप्सिलन ही किसी मीडियम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट किया, ट्रांसमिट कर जाएगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हमारे पास जो है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो जब जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो ऐसे जाएगा जेड डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के डायरेक्शन में है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स कैप है के डायरेक्शन में है, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो हम निकालेंगे एक्स कैप क्रॉस ही निकालेंगे, तो यानी वेव का डायरेक्शन देगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें पहले मीडियम में, तो पहले मीडियम में दो वेव होगी, एक होगी इंसिडेंट और एक होगी रिफ्लेक्टर। दूसरे मीडियम में जस्ट एक आपके पास जो वेव होगी वो होगी कौन सी, ट्रांसमिट वेव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें इस पॉइंट पे एक पॉइंट, इस लाइन पे अगर एक पॉइंट ड्रॉ करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ये ब्लू कलर से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, दैट इज E0i के आई जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। ठीक है, ये है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी E के आई जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। अब यहाँ पे जो है ये बी हम कैसे लिखे हैं, क्योंकि E बाई बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से अगर हम बी का मान निकाल लें तो बी हो जाएगा हमारे पास E अपान वी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं E0i अपान V1। V1 क्या है, इस पूरे मीडियम में, यानी फर्स्ट मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी। ठीक है, दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है V2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास इतना इंसिडेंट के लिए। ठीक, जस्ट ये वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम लोगों ने लिख लिया। अब जैसे ही वेव रिफ्लेक्ट होगी, तो वेव जब रिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब है इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जेड कैप के डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंट करेगी तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी वेव, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो वी डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, ये वेव का डायरेक्शन है। तो जो वी है वो अब किस डायरेक्शन में, पहले जेड कैप के डायरेक्शन में था, अब माइनस जेड कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहाँ से अगर हम निकाल लें कि हमारे पास v जो है माइनस जेड, यानी वेव जो है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है,
माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स कैप है, तो एक्स कैप और कोई एक ऐसा वेक्टर का डायरेक्शन चूज करे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि जो माइनस जेड कैप दे दे, राइट। तो एक्स कैप माइनस वाई कैप, एक्स कैप माइनस वाई कैप अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास माइनस जेड कैप आ जाएगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव वेक्टर ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम ई क्रॉस बी निकालें तो हमें वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन आना चाहिए। तो ई आर क्रॉस बी आर अगर हम निकालेंगे तो बी आर अगर हम माइनस वाई कैप के डायरेक्शन में लेंगे तभी हमारा एक्स कैप माइनस वाई कैप माइनस जेड कैप के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि इसका जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है पहले मीडियम में, ये पहला मीडियम है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यह आ जाएगा ई जीरो आर अपान बी वन ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस वाई कैप, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ट्रांसमिट का हम देख लेते हैं, ट्रांसमिट जो हो रहा है वेव किस मीडियम में हो रहा है, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। तो दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट हो रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई जीरो टी पर आई के टी जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वेव जो है ये ट्रांसमिट किस डायरेक्शन में करेगी, जेड कैप के डायरेक्शन में। वेलोसिटी चेंज हो गई होगी जो कि हो गई v2, राइट। वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। तो जब वेलोसिटी v2 हो गया तो यहाँ से हम देखें और किस डायरेक्शन में है, ये जेड कैप के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से चूज करें कि इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आए। तो ये हमेशा एक्स कैप के डायरेक्शन में, तो ये वाई कैप के डायरेक्शन में, तो एक्स कैप वाई कैप का क्रॉस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स कैप क्रॉस वाई कैप जेड कैप आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी टी जो आएगा वो एक कांस्टेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई टू द पावर आई के टी जेड माइनस ओमेगा टी टाइम्स वाई कैप, और ये हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, ई बाई बी इज इक्वल टू वी। तो हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसमिट और ये हो जाएगा वी टू, दूसरे मीडियम की वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट निकाल लेंगे तो बी का मान आ जाएगा ई जीरो टी अपान वी टू। तो अगर ये समझ में आ गया, इसमें जब भी आपका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का जब भी प्रॉब्लम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो अगर ये दो चीज़ होगी तो इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी ईएम वेव अगर किसी मीडियम, किसी बाउंड्री सरफेस पे, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है बेसिकली ये बाउंड्री सरफेस है। क्यों, क्योंकि ये दो मीडियम को अलग कर रहा है। एक मीडियम है आपका 1 जो ये है, और एक मीडियम है आपका 2 जो कि ये है। और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, या ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाउंड्री है दोनों मीडियम का, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन कुछ होती है जो जेड इज इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई, यानी उस प्लेन पे सेटिस्फाई करेगी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर। दूसरी है E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तीसरी है B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। चौथी है 1 अपान म्यू 1 B1 पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपान म्यू 2 B2 पैरेलल। तो ये जो परपेंडिकुलर है और पैरेलल है ये कैसे कंपोनेंट है, ये जो परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाउंड्री के यानी जो बाउंड्री आपके पास है, यानी जो आपके पास सरफेस है जिसपे स्ट्राइक कर रहा है ईएम वेव, उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मीडियम में ये E1 जो है ये बता रहा है बेसिकली पहले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर। फिर इसी तरीके से E1 पैरेलल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले मीडियम में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू द प्लेन, और दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं, देखें प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या लिया है, प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन, राइट, यानी प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड कैप। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, जेड कैप। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कैप के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई कैप के डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या है, 0 है ना। तो इसलिए आ जाएगा एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर, ये आपको दे देगा 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर कब होता, जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जेड कैप के डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्स कैप के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई कैप के डायरेक्शन में। तो इसलिए B1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर में ये जो टर्म है ये भी आपका आ जाएगा कितना, 0, ठीक है।
तो इसका मतलब हमारे पास आ गया, सॉरी ये वाला B1 परपेंडिकुलर B2 परपेंडिकुलर, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दोनों ही आ गए जीरो। तो अब हमारे पास कौन सी बाउंड्री कंडीशन बची, एक ये बची एक ये बची। तो पैरेलल के लिए हमें देखना पड़ेगा E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तो E1 क्या है, पहले मीडियम में यानी फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। तो फर्स्ट मीडियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मीडियम में क्या है, इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, तो इसका मतलब EI प्लस ER हो जाएगा पहले मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जस्ट ये वाला दूसरे मीडियम में, तो ये हो जाएगा ET। तो इसका मतलब पहले मीडियम में हम लोग रख देंगे EI प्लस ER और दूसरे मीडियम में रख देंगे ET। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप EI ले रहे हो ER ले रहे हो तो ये सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए ऐड हो जा रहा है, और ET भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम देखें 1/μ1 B1 पैरेलल इज इक्वल टू 1/μ2 B2, तो 1/μ1 हो गया। अब B1 पैरेलल की अगर हम बात करें तो B1 पैरेलल हमारे पास कितना होगा, B1 पैरेलल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सबसे पहले B1 क्या है, फर्स्ट मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 पैरेलल BI प्लस BR और दूसरे मीडियम हो जाएगा इज इक्वल टू BT, इज इक्वल टू BT, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड आ गया BT और आ गया फर्स्ट मीडियम में BI प्लस BR, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ जो दिख रहा है B0I, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड है, फेस फैक्टर नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, Z इज इक्वल टू 0। तो सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Z इज इक्वल टू जैसे 0 रखोगे ये आ जाएगा e⁻ तो e⁻ यहाँ पे भी e⁻ होगा, यहाँ पे भी e⁻ होगा, यहाँ भी e⁻ होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले मीडियम में है या दूसरे मीडियम में है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो इसलिए वो e⁻ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट एम्पलीट्यूड बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज़ है कि B0I B0R में भी आपके पास जस्ट मैग्नीट्यूड बचेगा, फेस फैक्टर वो चला जाएगा क्योंकि Z इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन मैच कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ से B0I का मान रख देंगे, B0I कितना है, ये है आपके पास B0I, ये है आपके पास B0R जो कि माइनस है, यहाँ तो माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा E0T, तो ये आ जाएगा E0I अपान V1 माइनस E0R अपान V1। ये पहले मीडियम का आ जाएगा, यानी पहले मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरे मीडियम में जस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा E0T अपान V2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना। अब इसको जस्ट थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E0I माइनस E0R इक्वल टू V1 अपान V2 E0T। तो इसको हम मान लेते हैं बीटा, तो ये आ जाएगा इतना, जहाँ बीटा इतना है। इक्वेशन 2, अगर ये दो इक्वेशन हम निकाल लिए, पहला और दूसरा, तो अब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से हम अल्जेब्राइक रीअरेंजमेंट करके निकाल सकते हैं टर्म को। तो बेसिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास अगर ध्यान दें तो हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन यूज किया, तो अगर बाउंड्री कंडीशन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाले प्रॉब्लम में हम लोग निकाल ले रहे हैं तो हमारे पास और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद सिंपल मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हो गया, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन होगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास तीन अननोन है, E0I E0R E0T, और यहाँ पे देखें E0I E0R E0T। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशन है लेकिन अननोन तीन है, तो हमें किन्हीं दो को किसी एक के टर्म में निकालना पड़ेगा, राइट। मतलब समझ रहे हो, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि हमें निकालना है E0T और E0R इन टर्म्स ऑफ E0I निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीन अननोन है E0I E0R E0T, लेकिन हमारे पास इक्वेशन दो है, तो हमें किन्हीं दो को किसी तीसरे के टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, E0T और E0R को E0I के टर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना, है ना, 2 लेफ्ट को और राइट को ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 1 से, तो आ जाएगा E0T इज इक्वल टू 2/1 प्लस बीटा E0I। ये इक्वेशन 3 आ गया। इसको उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए E0T का मान। सब्सटीट्यूट जब कर देंगे तो ये आ जाएगा E0I, ठीक है। ओके, सो दिस इज E0T, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए E0T का मान, तो आ जाएगा E0I माइनस E0R बीटा 2/1 प्लस बीटा E0I। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, E0I इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस बीटा, तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस 2 बीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस बीटा E0I E0R। तो E0R का मान आ गया 1 माइनस बीटा पर 1 प्लस बीटा E0I। तो हमने बेसिकली क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया। एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेंस का ट्रांसमिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है।
व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ0, तो जो परमेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है दोनों मीडियम की, तो बीटा जो आ जाएगा v1 अपान v2। तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें बीटा का मान यहाँ पे इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो यह सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ई जीरो आ जाएगा 1 माइनस बीटा जो था v1 अपान v2 अपान 1 प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा v1 बाई v2, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा v2 माइनस v1 अपान v2 प्लस v1 e0 टिल्डा आई, इक्वेशन 4a। फिर अगर हम इसको रख देंगे बीटा का मान रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो आ जाएगा e0 टिल्डा टी 2 अपान 1 प्लस v1 बाई v2 e0 टिल्डा आई। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे 2v2 अपान v1 प्लस v2 e0 टिल्डा आई। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया e0 टी का मान ये आ गया पूरा इतने के बराबर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3a। तो इसका जो रियल पार्ट, क्योंकि टिल्डा है तो आपके पास ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, राइट। e0 टिल्डा टी आ जाएगा e0 r जो है वो e0 r के बराबर आ जाएगा इसका रियल कंपोनेंट, और इसका पूरे का रियल कंपोनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलेगा और ये आ जाएगा e0 i। ठीक है, तो e0 i आ गया। अब ये जो है v2 माइनस v1 v2 प्लस v1, इसको हम लिख सकते हैं किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कैसे, अगर हमें याद हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है n इज इक्वल टू सी बाई वी, तो n इज इक्वल टू सी बाई वी से अगर हम देखें तो पहले मीडियम दूसरे मीडियम का जो हो जाएगा c, तो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है, तो n2 इज इक्वल टू सी बाई वी टू हो जाएगा, ये तो c तो कांस्टेंट रहेगा वैक्यूम में, और n1 हो जाएगा c बाई वी1। तो यहाँ से अगर हम v2 का मान निकालें तो आ जाएगा c अपान n2, और v1 का मान निकाले तो c अपान n1, सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा n1 माइनस n2 अपान n1 प्लस n2। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे v2 है वहाँ n1 रख दीजिए और जहाँ v1 है वहाँ n2 रख दीजिए, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे भी करके या मैनुअली करके देख सकते हैं। e0 t यहाँ पे e0 t है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो n1 हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने निकाल लिया क्या, रियल एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि जो आपका रिफ्लेक्ट हुआ है वेव उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट, और फिर हमारे पास जो ट्रांसमिट हुआ है वेव उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालिए इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट, तो वो आया इतना। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पार्ट, कितनी एनर्जी जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही है और कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है किसी प्लेन सरफेस से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो डिफाइन होता है R इज इक्वल टू आई कैपिटल R अपान आई स्मॉल आई। जो कैपिटल R है, सबसे पहले I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, अगर हम डिवाइड कर दें इंसिडेंट इंटेंसिटी से तो हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और आई जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, आई आर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, आई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, आई टी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा था जब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इंटेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन सी ई स्क्वायर। तो सी क्या थी, स्पीड थी, और वो एप्सिलॉन की जगह वहाँ एप्सिलॉन जीरो था, तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन और सी की जगह वी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले मीडियम में यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट ये सेम ही मीडियम में हो रहा है, मीडियम नंबर 1 में, तो इसका मतलब पहले मीडियम में ही हो रहा है, तो ये एप्सिलॉन 1 v1 e0 r हो जाएगा, e0 r स्क्वायर, राइट। रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी, तो हाफ एप्सिलॉन 1 v1 e0 i स्क्वायर, तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड के लिए जस्ट आपके पास ये बचेगा e0 r स्क्वायर अपान e0 i स्क्वायर n1 माइनस n2 का अपान n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि e0 r स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था e0 i के टर्म में, वो ये है। ठीक है, तो जैसे e0 r अपान e0 i करेंगे तो जस्ट आपके पास ये बचेगा, ये बचेगा। तो वेलोसिटी के टर्म में निकालना हो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकाला, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास आ गया n1 माइनस n2 अपान n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं सिमिलरली, यहाँ पे डिफाइन कैसे होगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, और इंटेंसिटी के लिए ये फार्मूला है, लेकिन ये ट्रांसमिट जो हो रहा है वेव वो दूसरे मीडियम में हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा आई टी जो हो जाएगा बराबर 1/2 एप्सिलॉन 2 v2 e0 t स्क्वायर, और आई जो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन v1 e0 i स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/2 इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा एप्सिलॉन 2 v2 बाई एप्सिलॉन 1 v1, और ये e0 t अपान e0 i। ठीक है, इसको जस्ट थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन 2 अपान एप्सिलॉन 1 v2 की जगह हम लोग यूज कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में c अपान n2 हो जाएगा, v1 की जगह c अपान n1 हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, c कैंसिल n1 बाई n2 हो जाएगा ये टर्म,
ठीक है, और ये पूरा आपका ऐसे ही आ जाएगा। तो टी आ गया। अब एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एन इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। एन इज इक्वल टू सी बाई वी। सी होता है 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, तो यहाँ जाएगा 1 अपान अंडर रूट ये टर्म। फिर वी जो होता है वो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा अंडर रूट म्यू अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन 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 अपान एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जनरली जो म्यू होता है वो म्यू जीरो के बराबर होता है। यदि म्यू म्यू जीरो के बराबर है तो उस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा अंडर रूट में एन का मान। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन का मान निकाले तो आ जाएगा एन स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी एप्सिलॉन 2 की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एन टू स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन 1 की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एन वन स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और ये आपका पूरा टर्म ऐसे ही रह गया। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, तो टी बराबर हमारे पास आ गया एन टू स्क्वायर अपान एन वन, ये कैंसिल हो गया, एन वन अपान एन टू। ठीक है, तो ये इसको अगर सॉल्व करें तो एन टू स्क्वायर है यहाँ एन टू, तो यहाँ बचेगा एन टू, और यहाँ बचेगा एन वन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एन वन। तो बेसिकली ये बच जाएगा एन टू बाई एन वन। ई जीरो टी अपान ई जीरो आई, ये हम लोगों ने निकाल रखा था, इसका मान कितना था? ई जीरो टी अपान ई जीरो आई ये है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इतना है 2n1 अपान एन वन प्लस एन टू का मॉड। तो ये हो जाएगा 2n1 अपान एन वन प्लस एन टू का मॉड। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2n1 अपान एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4n1 स्क्वायर अपान एन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। तो टी बराबर हमारे पास आ गया 4n1 एन टू अपान एन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। नोट आर प्लस टी यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये 1 के बराबर है, दोनों का ऐड करेंगे तो आर प्लस टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर हम चेक करें इसको कि आर प्लस टी 1 के बराबर है कि नहीं, तो आर हमारे पास कितना था? एन वन माइनस एन टू का होल स्क्वायर अपान एन प्लस एन टू का होल स्क्वायर प्लस टी। टी कितना है? 4n1 एन टू अपान एन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एन वन माइनस एन टू का होल स्क्वायर प्लस 4n1 एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1। यस, आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये बेसिकली क्या है? आर क्या है? आर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड कर देंगे इंसिडेंट एनर्जी से, तो हमारा आर आ जाएगा। टी जो है वो क्या है? कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिवाइड कर देंगे इंसिडेंट एनर्जी से। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिट एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी। तो ये क्या है? ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। तो आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 क्या बताता है हमें? एनर्जी कंजर्वेशन, जहाँ पे आर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड यानी रिफ्लेक्शन एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड ट्रांसमिट एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। तो आर प्लस टी बेसिकली हमें क्या बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन।